हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 14 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 77 टॉपिक हम प्रीवियस 13 सेशन में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। देन चर्चा करेंगे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स एससीओ के बारे में। जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के बारे में। डब्ल्यूटीओ का जो सब्सिडी बॉक्सेस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेंडई फ्रेमवर्क जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जो इंडेक्स निकाला जाता है उसमें कौन कौन से इंडिकेटर शामिल हैं। तो इसमें आपको इंडिकेटर दिए हुए हैं अंडर न्यूरिशमेंट यानी कि अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी कि बाल मृत्यु। तो इसमें आपको इस कोड के माध्यम से इस करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें 4 इंडिकेटर शामिल हैं, जिसमें से 3 इंडिकेटर इसके अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी है। इसके अलावा चाइल्ड बेस्टिंग भी इसके अंतर्गत शामिल है, चाइल्ड बेस्टिंग। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही इसके अंतर्गत शामिल हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा C 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा 121 कंट्री को असेस किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो 107 रैंकिंग भारत की रही 121 कंट्री में से। अगर पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग उसमें 101 थी। इसमें जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है वह एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्री हैं उसमें पॉवर्टी को टैकल करने के लिए ये डेडिकेटेड है। इसके अलावा वेल्थ हंगर लाइफ की अगर बात कर लें तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट जो सहायता प्रोवाइड कराती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी बेस्ड है। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट है राजनीति और जो भी धर्म है उससे। इसके अलावा हम इस इंडेक्स के इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें ये 4 इंडिकेटर हैं, जिसमें अंडर न्यूरिशमेंट यानी कि अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग जो कि बच्चे के जो हाइट के हिसाब से बच्चे के वेट के हिसाब से उसकी हाइट को कम बताता है, ये चाइल्ड स्टंटिंग को बताता है। इसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग जो होती है बच्चे की हाइट के हिसाब से उसका वेट कम होने को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी भी इसके अंतर्गत शामिल है इंडिकेटर के रूप में, जो कि बाल मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये 100 पॉइंट स्केल पर मेजर किया जाता है, जिसमें 0 की जो स्थिति होती है वह बेस्ट स्कोर माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर कोई हंगर नहीं है। इसके अलावा जो 100 की स्थिति होती है स्केल पर वो काफ़ी बुरी स्थिति होती है, वहाँ पर कई ज़्यादा हंगर को वह प्रदर्शित करती है। ये जो प्रिपेयर किया जाता है बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। इसके अलावा ये इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है, ये जो जीएचआई का जो स्कोर असेस किया जाता है पिछले 5 साल के पीरियड के आंकड़ों के आधार पर इसको असेस किया जाता है। अगर हम 2022 की बात कर लें तो ये असेस किया गया है 2017 से 2021 के बीच के आंकड़ों को। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल प्रोग्रेस की तो ये इसमें कुछ प्रोग्रेस तो देखी गई है, लेकिन अभी भी वे मॉडरेट लेवल पर है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 2022 में ये 18.2% हुई है, जो कि 2014 में कितनी थी 19.1%। इसके अलावा अगर हम इसके टॉप एंड वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो टॉप परफॉर्मर्स इसके रहे बेलारूस, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना एंड चिली एंड चाइना। इसके अलावा अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर इसके वर्स्ट परफॉर्मर रहे। साथ ही साथ इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्री की अगर हम कंपेयर करके देखने की कोशिश करें तो जो साउथ एशियन कंट्री में इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा वह सेकेंड लोएस्ट रहा। हमसे नीचे केवल अफगानिस्तान है। इसके अलावा जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उन्होंने भारत से अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा जो भारत का स्कोर रहा वो रहा 29.1, जो कि भारत को एक सीरियस कैटेगरी में शामिल करता है। साथ ही साथ इंडिया के अगर हम इंडिकेटर वाइज उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग की जो स्थिति है उसमें काफ़ी स्थिति बिगड़ी है। जैसे कि पिछली बार अगर हम बात करें तो वह था 2014 में 15.1%, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया है 19.3%। इसके अलावा जो अंडर न्यूरिशमेंट की बात करें, अल्प पोषण की बात करें तो इस पर भी भारत की स्थिति बिगड़ी है। अगर 2018-20 के अगर आंकड़ों की बात करें तो ये था 14.6%
जबकि 2019-20 और 21 के बीच में बात करें तो वो हो गया है 16.3%। अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो 22 करोड़ लोग भारत में अल्प पोषण के शिकार हैं, जो कि वैश्विक लेवल पर अगर देखा जाए तो टोटल हैं 82 करोड़। लेकिन जो अन्य जो इंडिकेटर हैं उसमें भारत ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया है, जैसे कि चाइल्ड स्टंटिंग की अगर हम स्थिति देखें तो इसमें 38.7% से 35.5% हुआ है 2014 से 2022 के बीच के आंकड़ों को कंपेयर करने पर। इसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी की स्थिति की अगर हम बात करें, जो अंडर 5 ईयर के जो एज के जो बच्चे हैं उसमें ड्रॉप रेशियो आया है 4.6 से 3.3% 2014 से 2022 के आंकड़ों को कंपेयर करने पर। तो इसमें आपको यूपीएससी में इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत ने चारों इंडिकेटर पर वर्स्ट परफॉर्म किया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दो इंडिकेटर पर उसने ठीक परफॉर्म किया है, जबकि दो में उसने वर्स्ट परफॉर्म किया है। इसके अलावा इंडिया में कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं फॉर इरेडिकेट हंगर और माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए, जैसे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, जो कि फसाई के द्वारा ये चलाया जा रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है, कि व्यक्ति को कौन सा न्यूट्रिशनल फूड लेना चाहिए और किस तरीके का खाना उसको खाना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पोषण अभियान की अगर आप बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ये टारगेट करता है रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूरिशमेंट एंड एनीमिया को, जो भी हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो एडल्ट्स एंड गर्ल हैं उनके लिए। अगर हम इसमें बात कर लें तो स्टंटिंग और अंडर न्यूरिशमेंट के लिए जो टारगेट रखा गया है 2% पर ईयर का टारगेट रखा गया है, जबकि जो एनीमिया के लिए जो टारगेट है वह आपको ध्यान रखना है, इसमें 3% पर ईयर का टारगेट रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया है। अगर हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये चलाई जा रही है। ये जो महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम प्रोवाइड कराती है सभी जितने भी जिले हैं कंट्री के अंतर्गत। ये कब से कराया जा रहा है? ये 1 जनवरी 2017 से यह योजना चल रही है। अगर हम बात करें फूड फोर्टिफिकेशन की, तो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि फूड के अंतर्गत जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को इनरिच करना। तो इसमें जो की जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, आयोडीन है, तो उनको इनरिच किया जाता है फूड के अंतर्गत। तो इस तरीके के प्रोग्राम भी भारत में चल रहे हैं। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, जो कि इंटाइटल है कि 75% ऑफ द ग्रामीण जो पॉपुलेशन है हमारी, इसके अलावा 50% जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, उसको सब्सिडाइज रेट पर उनको फूड प्रोवाइड कराया जाए अंडर द प्रोग्राम टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी चल रहा है, जो कि जो बच्चों में 2 साल के कम के उम्र के बच्चों में, साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनाइजेशन के लिए ये प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत 12 वैक्सीन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर हम बात कर लें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम की, जो कि 1975 से भारत में चल रही है, ये ऑफर करती है 6 सर्विसेज को, जिसमें ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, जिसको हम आंगनबाड़ी सर्विस कहते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम इसके द्वारा चलाया जाता है, हेल्थ चेकअप्स एंड जो रेफरल सर्विसेज होती हैं वे इस प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें कितनी सर्विसेज शामिल है? 6 सर्विसेज इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो कि टारगेट करती है चिल्ड्रन जो कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो लैक्टेटिंग मदर हैं। तो ये हमने बात की ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एससीओ से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एससीओ का रेट्स है ये ओनली परमानेंट बॉडी है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रेट्स है वह बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन किसके बीच में? एससीओ मेंबर्स के बीच में, कि वे जो टेररिस्ट के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, साथ ही साथ सेपरेटिज्म के खिलाफ ये फाइट कर सके। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो एससीओ रेट्स है ये ओनली परमानेंट बॉडी है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रेड्स है वह बीजिंग में नहीं बल्कि ताशकंद में स्थित है। थर्ड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि ये टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म के खिलाफ ये फाइट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेट करते हैं एससीओ मेंबर के बीच में, तो ये करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी रेड्स ने डिसाइड किया है कि ये जॉइंट मेजर लेंगे मेंबर कंट्री के द्वारा, किसके लिए, जो कि थ्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ। ये एक डिसाइड किया है कि अगले साल ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे जिसका नाम होगा सॉलिडरिटी 2023। अगर हम रेड्स के बारे में बात करें, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो ये एक परमानेंट बॉडी है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि प्रमोट करती है कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ इंटरेक्शन बिटवीन द एससीओ मेंबर, किसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एंड सेपरेटिज्म के खिलाफ। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वह है एससीओ रेड्स का, कि वह एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। अगर मेंबर ऑफ इंडिया की बात करें तो मेंबर इंडिया भी इसका मेंबर है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एससीओ रेड्स के अंतर्गत। साथ ही साथ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ था 2001 में, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मल्टीलेटरल एसोसिएशन के रूप में इसको स्थापित किया गया था कि वह सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके इन यूरेशियन रीजन में। साथ ही साथ ये कोशिश करता है कि जो फोर्सेस हैं जो कि थ्रेट्स उत्पन्न करते हैं इस एरिया में, उनके खिलाफ ज्वाइन हो सकें, साथ ही साथ ट्रेड्स को बढ़ा सकें, साथ ही साथ इसमें जो कल्चरल और जो ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। अगर हम एससीओ के पीछे की बात करें तो ये 2001 में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान जो कि मेंबर थे संघाई 5 के, जो कि गठित किया गया था 1996 में। ये एक जो डिमार्केशन और डिमिलिटराइजेशन टॉक्स के रूप में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन जब इसमें 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया 2001 में, तो इसको जो संघाई 5 को रीनेम करके एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित कर दिया गया। अगर हम एससीओ के चार्टर की बात करें तो ये 2002 में साइन हुआ, जो कि फोर्स में आया 2003 में। और अगर हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, रशिया एंड चाइनीज़। एससीओ के 2 परमानेंट बॉडीज़ भी हैं, जो कि एससीओ सेक्रेटेरिएट है जो कि बीजिंग बेस्ड है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट है वह उसका जो हेडक्वार्टर है वह ताशकंद में स्थित है। अगर हम इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान इसके अभी 2017 में इसमें मेंबर बने। इसके अलावा अभी ईरान ने भी इसमें शामिल होने के लिए, फुल मेंबरशिप लेने के लिए उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो इसके आपको मेंबर नेशन इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें 8 मेंबर नेशन हैं, जो कि चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और फिर ये सेंट्रल एशिया कंट्री है जिसमें आपका कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो एससीओ की अभी हाल ही में समिट हुई पिछले महीने, जिसमें समरकंद में इसको आयोजित किया गया और इसमें जो समरकंद डिक्लेरेशन को इसमें साइन किया गया और इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी को अपने हैंडओवर लिया 2023 के लिए। इसके अलावा इसमें टूरिज्म सेक्टर में एक कॉपरेशन हुआ जिसमें वाराणसी को एक एससीओ की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में 2022 से 23 के बीच में उसको घोषित किया गया, और जो कि प्रमोट करेगा वहाँ के रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज को एमंग्स दी एससीओ मेंबर स्टेट। तो ये हमने बात की रेड्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ओनली स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है जो कि ऑथराइज्ड है जो कि इन बॉन्ड्स के इनकैश करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं फॉर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और 10 डेज का इनका पीरियड होता है इनको परचेज करने का। किन किन मंथ में? जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में, फॉर द स्पेसिफाई जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पेसिफाई कराए उस बैंक से। इसके अलावा थर्ड में जो ओनली द पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड जो कि 29A जो कि आरपीए एक्ट 1951 में 29A में शामिल हो और उसने जो पिछले जो इलेक्शन में 1% से कम वोट हासिल ना किए हों तो उसमें यह पार्टी रजिस्टर्ड हो सकती है।
वह पार्टी इसका इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज कर सकती है, उसका बेनिफिट उठा सकती है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये ऑथराइज्ड है फॉर इन कैश दीज बॉन्ड्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये 10 डेज के लिए इसकी विंडो ओपन होती है फॉर जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में, और जो सिटीजन ऑफ इंडिया है इसको खरीद सकते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो पार्टी होती है वह आरपीआई एक्ट 29A में उसको शामिल होना चाहिए, साथ ही साथ पिछले इलेक्शन में उसने 1% से कम वोट हासिल नहीं किए होने चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, इसका जो आंसर है वह C 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है उसने किस तरीके से जो फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टी की उसको उजागर करने का या उसको रिवील करने का किस तरीके से काम किया है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया, इसलिए ये अभी चर्चा में रहा। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ऑथराइज है टू इशू एंड इनकैश दीज बॉन्ड्स। इसके अलावा इसमें जो परचेज है ये डोनर्स के द्वारा इसको परचेज किया जा सकता है गुप्त रूप में, एनोनिमस रूप में। साथ ही साथ ये वैलिड होता है 15 दिन के लिए फॉर डेट ऑफ इशू। ये एक तरीके का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि डोनर्स के द्वारा बैंक से प्राप्त किया जा सकता है और पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है, और पॉलिटिकल पार्टी फिर उसे इनकैश करा सकती है। ये रिडीम्ड ओनली बाय एन एलिजिबल पार्टी के द्वारा ही इसको रिडीम किया जा सकता है, इसको इनकैश किया जा सकता है। इसके अलावा जो डिपॉजिटिंग है वो उसी अकाउंट्स में किया जाएगा जो कि मेंटेन किया जा रहा है बैंक के अंतर्गत पार्टी की तरफ से। इसके अलावा जो बॉन्ड्स है इशू किए जाते हैं, डिनोमिनेशन इसका कितना हो सकता है, 1000 रुपये का हो सकता है, ये 10,000 का हो सकता है, 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ तक का ये हो सकता है। इसके अलावा ये सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको परचेज किया जा सकता है। 10 डेज की इसकी विंडो होती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में फॉर स्पेसिफाइड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट, जिसको भी स्पेसिफाई करे वहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसका जो फ़ायदा वही उठा सकती हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ही उठा सकती हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत, और साथ ही साथ उन्होंने पिछले जो जनरल इलेक्शन में 1% से कम वोट हासिल ना किए हों, तो ऐसी पार्टी ही एलिजिबल हैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये बात हमने की इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जो पूछा गया है कि आप ये कई समय पर सुनते रहते हैं एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, तो ये किससे संबंधित है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें होती हैं। तो इसमें आपको WTO अफेयर्स, सार्क अफेयर्स, UNFCCC अफेयर्स, इंडिया EU नेगोशिएशन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो WTO के अफेयर्स के संदर्भ में ये एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स की चर्चा होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या किया है रिसेंट में, ये अभी चर्चा में इसलिए रहा कि इंडिया ने जो ग्रुप कंसल्टेशन जो फूड सब्सिडी पर WTO के अंतर्गत जो होना है उसका अपोज किया है। ग्रुप कंसल्टेशन की अगर बात कर लें तो ये बायलैटरल फॉर्मेट के होने के बावजूद भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द 10 मेंबर ग्रुप के द्वारा, जो कि डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जिसमें US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील और थाईलैंड शामिल हैं। लेकिन भारत का कहना है कि इस तरीके का कोई फॉर्मेट, बाली मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग 2013 में हुई थी, इस तरीके का कोई फॉर्मेट उसमें शामिल नहीं था। तो भारत के द्वारा इस ग्रुप कंसल्टेशन का विरोध किया गया है। अगर हम बात कर लें WTO के बारे में तो जो गेट था उसका गठन हुआ था 1948 में, और वह ओनली मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट बना था गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और ये कब तक रहा, जब WTO इस्टेब्लिश हो गया 1995 तक, तब तक गेट ने काम किया। इसके अलावा उरुग्वे राउंड की अगर हम बात करें तो ये उरुग्वे राउंड की जो वार्ता हुई थी वो 1987 से 1994 में हुई, और इसी के अंतर्गत मराकेश एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया और 1995 में इसने अपना काम करना शुरू किया। हालांकि अगर हम बात कर लें तो WTO UN की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए हुए हैं। साथ ही साथ ये जो इसके रिलेशन हैं वे गवर्न होते हैं अरेंजमेंट फॉर इफेक्टिव कोऑपरेशंस विद अदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
रिलेशन बिटवीन WTO एंड यूनाइटेड नेशन, जो कि साइन हुआ था 15 नवंबर 1995 को। अगर हम बात कर लें जो WTO का जो डायरेक्टर जनरल पार्टिसिपेट करता है चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, जो कि ऑर्गन है कोऑर्डिनेशन विद द, जो कि किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, UN सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। इसके अलावा इसमें जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA है, उसके अंतर्गत 3 बॉक्सेस आते हैं सब्सिडी से संबंधित, जिसमें ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में ऐसी सब्सिडी होती हैं जो कि व्यापार को किसी भी तरीके से डिस्टॉर्शन नहीं करती, उसको किसी भी तरीके से खराब नहीं करती, साथ ही साथ उसमें मिनिमल डिस्ट्रप्शन उसके द्वारा किया जाता है, उसका वह कारण होती है। तो इसमें जो ग्रीन बॉक्स है इसमें किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। इसके अलावा एम्बर बॉक्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें काफ़ी सारी रेंजेस ऑफ सब्सिडी शामिल हैं, जिसके अंतर्गत 5% और 10% की लिमिट लगाई गई है। इसको डी मिनिमस लिमिट कहा जाता है, जिसमें 5% किसके लिए किया गया है, डेवलप कंट्री के लिए, और जो डेवलपिंग कंट्री के लिए किया गया है वो 10% लिमिट की गई है फॉर सब्सिडी, जो कि किसानों को दी जाती है। या किसी भी तरीके का फ़ायदा अगर किसानों को पहुंचाया जाता है तो उसके लिए लिमिट लगाई गई है। और इसका जो जो ईयर रखा गया है 1986 का बेसिक ईयर रखा गया है, जिससे इसकी लिमिट को डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ब्लू बॉक्स की बात कर लें तो इसमें भी वही सब्सिडी हैं, कई सारी ब्रॉडर रेंज सब्सिडी हैं, लेकिन ये इनमें उसको शामिल किया जाता है जो कि मिनिमम ट्रेड डिस्टॉर्शन को ये डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ब्लू बॉक्स में भी किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट केवल किस में है, एम्बर बॉक्स में है। इसको ही अगर हम डिटेल में देखें तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ था, जो कि जिसका उद्देश्य था कि वह ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करे, साथ ही साथ उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए मार्केट एक्सेस के लिए, और जो ग्लोबल मार्केट है उसको एक तरीके से इंटीग्रेट कर दे। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 3 पिलर्स हैं, जिसमें डोमेस्टिक सपोर्ट की बात की जाती है कि इसमें ये बात की गई है कि डोमेस्टिक जो सब्सिडी दी जाती है जो कि डिस्टॉर्ट करती है फ्री ट्रेड को और फेयर प्राइजेस को, तो उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। अगर इस प्रोविजंस की बात कर लें तो एग्रीगेट मेजर्स जो सपोर्ट्स हैं उसको रिड्यूस करने की बात की गई है 20% अगले 6 सालों में। ये है 20% फॉर डेवलप कंट्री के लिए, और जबकि 30% जो अगले 10 सालों में कम करनी है फॉर किसके लिए करनी है, फॉर विकासशील देश, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। अगर हम बात करें ग्रीन बॉक्स की तो इसमें वे सब्सिडी शामिल होती हैं जो किसी भी तरीके से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती, जो कृषि में होने वाले किसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है, या किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए या प्रशिक्षण देने के लिए किसानों को, तो इस तरीके की सब्सिडी ग्रीन बॉक्स में शामिल की जाती है। इसके अलावा इसमें जो एम्बर बॉक्स होता है, इसमें इस तरीके के वो सब्सिडी शामिल की जाती हैं जो कि एक तरीके से व्यापार को डिस्टॉर्ट करती हैं या व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसके अंतर्गत जैसे उर्वरकों पर या बीजों पर या सिंचाई के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी दी जाती है, या उनको किसी तरीके का प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे कि MSP दी जाती है जो हमारा PDS सिस्टम चल रहा है, तो उसके अंतर्गत इसमें एम्बर बॉक्स में सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा इसमें डी मिनिमस लिमिट लगाई गई है जो कि डेवलप कंट्री के लिए है 5%, जबकि डेवलपिंग नेशंस के लिए है 10%। और ये कब से लेना है हमें, बेस ईयर इसका 1986 से इसका बेस ईयर लेकर 5% 10% इसको एम्पलीफाई करना है। इसके अलावा जो ब्लू बॉक्सेस होती हैं उसके अंतर्गत वह सब्सिडी शामिल होती हैं जिससे उसका जो प्रोडक्शन है वह सीमित हो जाता है, लेकिन ये इसमें सब्सिडी से सीधे संबंध नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करने की शर्त लगा दी जाती है, जिसके कारण से उत्पादन सीमित हो जाता है, लेकिन इसका जो वर्ल्ड ट्रेड पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव काफ़ी कम पड़ता है। इसके लिए ब्लू बॉक्स पर भी कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। अगर हम इसमें बात कर लें तो केवल एम्बर बॉक्स पर लिमिट है जिसको डी मिनिमस लिमिट कहा जाता है, बाकी ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पर किसी भी तरीके की लिमिट इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमने बात की ये बॉक्सेस सब्सिडी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेंडई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया सेंडई फ्रेमवर्क को, जो 3rd वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे 2015 में सेंडई जापान में। तो इसमें ये सेंडई फ्रेमवर्क लेकर आए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये ट्रीटी है वह बाइंडिंग है मेंबर स्टेट्स पे।
थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो प्रेडिसर था, इसका जो पूर्व था सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले, वह ह्यूगो फ्रेमवर्क एक्शन था 2005 से 15 तक। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे 2015 में सेंडाई जापान में, तो उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क को लेकर आए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये बाइंडिंग है, तो ये नॉन बाइंडिंग है, ना कि बाइंडिंग, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो प्रोड्यूसर था वह था ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15, तो ये करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या रिलीज किया है ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम MHEWS टारगेट जी रिपोर्ट रिलीज हुई है। ये रिपोर्ट जॉइंटली रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो असिस्ट करती है, जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत 7 टारगेट्स हैं। उसमें से एक टारगेट ये है मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट टारगेट जी, तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क के उसको असिस्ट किया है। सेंडाई फ्रेमवर्क की अगर हम बात कर लें तो ग्लोबल ब्लूप्रिंट है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिवेंशंस के लिए। टारगेट जी जो है वह, उसका उद्देश्य है कि वह अवेलेबिलिटी और जो एक्सेस प्रोवाइड कराए फॉर मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, फॉर डिजास्टर रिस्क एंड इंफॉर्मेशन असेसमेंट के लिए। कब तक कराना है ये? 2030 तक। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होते हैं वह जो हार्म होने वाले होते हैं, जो हैजर्ड्स के द्वारा, उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, एसेट्स को जो डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर हम 4 एलिमेंट्स की बात कर लें अर्ली वार्निंग सिस्टम की, तो इसमें रिस्क की नॉलेज हो जाती है, उसकी टेक्निकल मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सर्विसेज उसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं, कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वार्निंग उसके अंतर्गत रहती है कि जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट किया जा सके, वार्निंग्स रिलीज की जा सकें। इसके अलावा जो कम्युनिटी लेवल पर भी उनको रिस्पॉन्स करने के लिए डिजास्टर के खिलाफ उनके लिए कैपेबिलिटी उसके अंतर्गत बिल्ड की जाती है। तो इसके अंतर्गत ये 4 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा ये कई तरीके के सेवरल हैजार्ड्स को भी ये एड्रेस किया जाता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करते हैं। अगर हम इस की हाइलाइट्स की रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स की बात करें तो इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की, जो कि ह्यूमन इंड्यूस जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है मानव के द्वारा, तो वह उसके कारण से इनकी फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और वे ये अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। इनका हम पूर्व में पता लगाने की स्थिति में नहीं रह पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि हाफ ऑफ द कंट्री ग्लोबली अगर हम बात कर लें तो हाफ ऑफ द कंट्रीज में इस तरीके का कोई मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम से वे प्रोटेक्टेड नहीं है। लगभग 3.6 बिलियन जो पीपल हैं वह ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो कि काफ़ी वल्नरेबल हैं, सुवेद हैं। साथ ही साथ वहाँ पर क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो रिलेटेड डिजास्टर्स हैं वह आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें सेंडाई फ्रेमवर्क की, तो मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को किसमें किया? थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुई थी मार्च 2015 में, जो कि सेंडाई जापान में हुई। उसमें इस सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया। अगर हम इस ट्रिटी की बात करें तो ये वॉलेंट्री है और नॉट बाइंडिंग है फॉर मेंबर स्टेट्स। इसके अलावा इस फ्रेमवर्क की अगर हम बात कर लें तो इसका प्राइमरी रोल है कि मेंबर स्टेट हैं उनको रिड्यूस करे, जो कि आइडेंटिफाइड उनके यहाँ पर जो रिस्क है, डिजास्टर रिस्क है, उसको कम किया जा सके। और अगर इस फ्रेमवर्क की अगर हम टाइम फ्रेम की अगर बात कर लें तो ये 15 साल का है, जो कि 2015 से 2030 के बीच का है। साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन है, ये टास्क करती है कि इम्प्लीमेंट किया जा सके सेंडाई फ्रेमवर्क को, साथ ही साथ उसको सपोर्ट किया जा सके और समय समय पर उसका रिव्यू किया जा सके। तो इसके लिए कौन सी एजेंसी है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, UNISDR। अगर हम इसके प्रेडेसर की बात कर लें तो इसके प्रेडेसर के रूप में ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन था, जो कि 2005 से 15 तक इसने काम किया और उसी को इसमें आगे और ज़्यादा उसको आगे बढ़ाते हुए, उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाते हुए, कई सारे स्टेक होल्डर्स को उसको शामिल करते हुए सेंडाई फ्रेमवर्क को इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है 2015 से 2030 तक के लिए।
इसके बाद हम अगर WMO की बात करें तो ये WMO है इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुआ था, जो कि ओरिजिनेट हुआ था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। अगर हम बात कर लें इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो इसकी जड़ें हैं वह वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1873 में हुई थी, वहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो WMO है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया था 1951 में UN का। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल UN इकोसोक जिसको बोला जाता है, वह इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UN WMO की। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इसका मेंबर बन गया था 1949 में, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मीट्रोलॉजी, जो कि IMD था, उसके ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया भी 1949 से। तो ये बात हमने की सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।